पहला प्रश्न दोस्तों ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर। पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिए। हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं आती है? कई बार यह प्रश्न आपसे व्यापम या अन्य परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसका आंसर दोस्तों फटाफट दीजिए कि हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं आती हैं। 6 राइट आंसर होगा, 5 होगा, 18 होगा या 17 होगा। तो यहां भी दोस्तों आज भी जो सबसे फास्ट कमेंट बॉक्स में आंसर देगा उसे टॉप 10 रैंकर्स की लिस्ट में शामिल किया जाएगा। तो जैसे मैं क्वेश्चन पूछूं, कोशिश कीजिएगा फटाफट तीव्र गति से फास्ट आंसर देने की। तो पहला प्रश्न है आपका, हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं आती है? जी दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। मैं आपका इंतजार कमेंट बॉक्स में आपके उत्तर के लिए कर रहा हूं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर बताइए कि हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं आती हैं। तो प्रश्न आपके समक्ष, आपका मित्र, आपका दोस्त, आपका साथी आपके आंसर का इंतजार कर रहा है। दोस्तों फटाफट इसका आंसर दीजिए कि हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं आती हैं। चलिए राइट आंसर की बात कर लें कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जिन भी विद्यार्थियों ने यदि यहाँ पर सिलेक्ट किया है ऑप्शन नंबर 4, जी हाँ दोस्तों 17, तो जिन भी विद्यार्थियों ने यहाँ पे 17 सिलेक्ट किया है, वेरी गुड। इसका क्या है रॉन्ग आंसर। जी हाँ दोस्तों 17 या 18 दोनों ही, यदि 17 या 18 किसी ने चयन किया है तो यह दोस्तों गलत है। क्यों? क्योंकि 17 या 18 तो जो हमारी उपभाषाएं होती हैं, उन उपभाषाओं के अंतर्गत कितनी बोलियां होती हैं? 18। यदि आपसे ऐसा पूछा जाए कि उपभाषा के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां आती हैं, तब तो आंसर आपको क्या देना है दोस्तों? 18। हालांकि व्याकरण के अनुसार इसका आंसर 17 माना जाता है कि उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? 17 बोलियां आती हैं, जबकि राइट आंसर वैसे 18 रहता है। किंतु यदि आप व्याकरण के एग्जाम देने जा रहे हैं तो उनके अनुसार 17 आंसर माना जाता है। किंतु यहाँ पर दोस्तों आपसे बोलियों के बारे में नहीं पूछा गया था, आपसे पूछा गया था कि हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं आती हैं। जी दोस्तों, तो राइट आंसर जो होगा, यदि जिन भी विद्यार्थियों ने सिलेक्ट किया है ऑप्शन नंबर 2 मतलब 5, तो 5 इज द राइट आंसर। जी दोस्तों, हिंदी के अंतर्गत यदि आपसे कोई पूछे कि कितनी उपभाषाएं आती हैं, तो कितनी उपभाषाएं आती है दोस्तों? 5। अब यदि वो 5 उपभाषाएं यदि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें तो बहुत ही दोस्तों मजा आ जाएगा। तो फटाफट मुझे जरा कमेंट बॉक्स में बताइए कि 5 उपभाषाएं तो होती हैं, किंतु 5 कौन कौन सी होती है? कई बार परीक्षा में ऐसा भी पूछने जाएगा, बताइए निम्न में से कौन सी हिंदी की उपभाषा नहीं है। तो इसके लिए आपको पांचों की पांचों उपभाषाएं दोस्तों क्या है, याद होना चाहिए। तो फटाफट जरा मुझे बताइए, यदि आपका आंसर 5 है तो बिल्कुल सही है, किंतु 5 कौन कौन सी हैं? वो 5 उपभाषाएं कौन कौन सी हैं, जरा कमेंट बॉक्स में मुझे दोस्तों बताइएगा। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर जिस हमने बोला कि 5 उपभाषाएं आती हैं, तो इन 5 उपभाषाओं को याद करने की मैं आपको दोस्तों धांसू ट्रिक बता रहा हूं दोस्तों। इससे पहले कभी आपने नहीं पढ़ी होगी, इतिहास में पहली बार क्या कि उपभाषा के अंतर्गत कितनी भाषा, हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं आती है? 5। अब 5 कौन कौन सी होती है दोस्तों, उसकी ट्रिक जानिए। 5 उपभाषाएं कौन कौन सी होगी दोस्तों, उसकी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। और वह ट्रिक दोस्तों क्या है? पप्पू, वीर, पहलवान है। ट्रिक हमारी दोस्तों क्या है? पप्पू, वीर, पहलवान है। बस दोस्तों आपको यह ट्रिक दोस्तों याद करना होगा। बहुत ही गजब की मैंने ट्रिक बताई है, इससे पहले कभी आपने नहीं पढ़ी होगी। क्या कि हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषाएं आती हैं। अब पांचों उपभाषाओं को याद करने के लिए हमारी ट्रिक क्या है? पप्पू, वीर, पहलवान है। अब दोस्तों बताइए, पप्पू, वीर, पहलवान में जो पहला प इस्तेमाल हुआ है, इस पहले प से क्या बनेगा? पश्चिमी हिंदी। इस पहले प से आपको क्या याद रखना दोस्तों? आपका पश्चिमी हिंदी। और जो दूसरे नंबर पे इस्तेमाल हुआ है पू, इस पू से होगा दोस्तों क्या है? पूर्वी हिंदी। पू से क्या बनेगा दोस्तों? आपका पूर्वी हिंदी। अगला है दोस्तों आपका वी। अगला दोस्तों आपका क्या है? वी। तो वी से क्या आएगा दोस्तों? आपका बिहारी हिंदी। वी से क्या आएगा दोस्तों? आपका बिहारी हिंदी। अगला दोस्तों क्या है? र। अगला दोस्तों क्या
है र, तो बताइए र से, यदि र से बात कर लें तो र से क्या बनेगा दोस्तों? राजस्थानी हिंदी। क्या बनेगा दोस्तों? राजस्थानी हिंदी। और लास्ट में दोस्तों क्या बचा है? पहलवान। लास्ट में क्या बचा है दोस्तों आपका? पहलवान। तो पहलवान में दोस्तों प से क्या आएगा? पहाड़ी हिंदी। पहलवान में प से आप क्या याद रखेंगे? पहाड़ी हिंदी। तो इस प्रकार दोस्तों हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी उपभाषाएं आ जाती हैं? 5। और पांचों की पांचों उपभाषाओं को याद करने की हमारी धांसू ट्रिक क्या है? पप्पू वीर पहलवान। और पप्पू वीर पहलवान में पा से क्या बन जाएगा? पश्चिमी हिंदी। पू से क्या बन जाएगा? पूर्वी हिंदी। वी से बिहारी हिंदी। र से आपका राजस्थान हिंदी। और पहलवान में प से मतलब क्या है दोस्तों? पहाड़ी हिंदी। यदि ट्रिक पसंद आ रही है दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे मनोबल को बढ़ाता है। हर हफ्ते में आपके समक्ष अच्छी अच्छी धांसू ट्रिक्स लेके आता हूं जो साधारण किसी कोचिंग संस्थान या किताबों में नहीं दी रहती है। और जो तथ्य कहीं पर ना मिले वह संदीप सर के द्वारा या मुझसे पढ़ने का आपको इस विश्वास पात्र मंच सावधानी कोचिंग के मंच से आपको देखने पढ़ने और को मिलती है दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो यदि ये ट्रिक पसंद आ गई दोस्तों तो हम अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? यह प्रश्न आपसे कई बार स्कूल व्याख्याता परीक्षाओं में और मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की परीक्षाओं में दोस्तों पूछा गया है। तो शिक्षक भर्ती वाले विद्यार्थी स्पेशल इसको ध्यान देंगे कि कबीरदास की जो भाषा है पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? दोस्तों पंचमेल खिचड़ी कहने का मतलब है कि जो कबीरदास की भाषा थी, कबीरदास की भाषा में अन्य भाषाओं के शब्द शामिल थे। जिससे हम ब्रज की बात कर लें, हम अवधी की बात कर लें, हम पूर्वी हिंदी की बात कर लें, पश्चिमी हिंदी की बात कर लें, राजस्थानी की बात कर लें या पंजाबी की बात कर लें, इन सभी भाषाओं के शब्द इनकी काव्य भाषा में देखे गए। इस कारण इनकी काव्य भाषाओं में विभिन्न भाषाओं के शब्द होने के कारण इन्हें इनकी भाषा को क्या कहा जाता है? पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। पंचमेल खिचड़ी का मतलब है कम से कम 5-6 भाषाओं के शब्द इनकी भाषाओं में देखने को मिलते हैं। अब पंचमेल खिचड़ी कहा तो जाता है, किंतु किसने कहा है दोस्तों? यह आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए कि कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किस कवि या समालोचक के द्वारा कहा गया है? श्याम सुंदर दास पहला ऑप्शन है, दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल और चौथे नंबर पे डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो दोस्तों फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या कि कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है क्योंकि 5 से 6 भाषाओं के शब्द इनकी भाषा में सम्मिलित हैं। किंतु पंचमेल खिचड़ी कहा किसने दोस्तों? यह आपको बताना है। तो फटाफट इसका कमेंट बॉक्स में दोस्तों आंसर दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए अब राइट आंसर की बात कर लेंगे सर इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो जिन भी विद्यार्थियों ने यहाँ पर यदि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का चयन किया है, जिन भी विद्यार्थियों ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का चयन किया है तो वेरी गुड, इसका क्या है दोस्तों? रॉन्ग आंसर, ये गलत जवाब है। हाँ, और यदि हजारी प्रसाद द्विवेदी का चयन किया है, यदि हजारी प्रसाद द्विवेदी का चयन किया है तो दोस्तों यह तो गलत नहीं, महागलत है। ये दोनों विकल्प नहीं होंगे, ना ही डॉक्टर राम कुमार वर्मा होगा। तो इस प्रकार आपके ऑप्शन ए कट जाते हैं। तो राइट आंसर की बात कर लेंगे सर इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर क्या दोस्तों? श्याम सुंदर दास। या दोस्तों डॉक्टर श्याम सुंदर दास के द्वारा ही कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा गया है। तो पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? श्याम सुंदर दास। अब बात वही आ जाती है सर, क्योंकि क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो जिन विद्यार्थियों को पता था उन्होंने तो शायद कमेंट बॉक्स में आंसर दिया है, किंतु परंतु लेकिन जो विद्यार्थियों को याद नहीं रहता या फिर आप लाइफ टाइम इस प्रश्न को अपनी स्मृति में बनाए रखना चाहते हैं जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, तो वह धांसू ट्रिक देखिए दोस्तों। इससे पहले कभी आपने नहीं पढ़ी होगी। क्या प्रश्न आपका यह था कि कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? मुझे बताइए आपने दोस्तों पंचमेल खिचड़ी खाई होगी अपने जीवन में या नवरत्न खिचड़ी भी खाई होगी, मतलब उसमें 5 अलग अलग चीजों से मिलकर बनी होगी। तो बताइए आप जरा खुद से आनंद लीजिए, महसूस कीजिए।
जो 5 का मेल हो, जो 5 का मेल हो, जो 5 अलग अलग चीजों से मिलकर बनी हो, ऐसी पंचमेल खिचड़ी, ऐसी पंचमेल खिचड़ी दोस्तों क्या होगी? ऐसी पंचमेल खिचड़ी दोस्तों ध्यान से देखिए, ट्रिक हमारी देखिए, जो पंचमेल खिचड़ी है, जो की पंचमेल खिचड़ी है, तो ऐसी पंचमेल खिचड़ी जो 5 चीजों से मिलकर बनी हो, तो जाहिर सी बात है ऐसी पंचमेल खिचड़ी क्या होगी दोस्तों? सुंदर होगी। हमारी ट्रिक क्या दोस्तों? धांसू ट्रिक, बिल्कुल याद करने का सबसे बढ़िया तरीका कि जो पंचमेल खिचड़ी होगी वह कैसी होगी? सुंदर होगी। जो पंचमेल खिचड़ी होगी वह कैसी होगी दोस्तों? सुंदर होगी। तो इस प्रकार से आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं कि कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? श्याम सुंदर दास ने कहा है। और याद कैसा किया कि जो पंचमेल खिचड़ी है, जो पंचमेल खिचड़ी है, तो वह खिचड़ी खाने में कैसी होगी? सुंदर होगी। और कैसी होगी दोस्तों? देखने में भी आपकी सुंदर होगी। तो इस ट्रिक के माध्यम से दोस्तों आप याद कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कुंडलिया छंद की रचना किन 2 छंदों से मिलकर होती है? ध्यान रहे, प्रीवियस क्लास में जो प्रश्न ये था वह छप्पय छंद का था कि छप्पय छंद किन 2 छंदों से मिलकर बनता है, जिसकी धांसू ट्रिक मैंने आपको बताई थी। किंतु अभी प्रश्न अलग है, इस बार आपसे कुंडलिया छंद का पूछा जा रहा है कि कुंडलिया छंद की रचना किन 2 छंदों से मिलकर होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है और विद्यार्थी रट कर चले जाते हैं और वहां पर भूल जाते हैं। तो फिलहाल मुझे आप फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए कि जो कुंडलिया छंद होता है, जिसको पहचानने की मैंने ट्रिक भी बताई थी कि कुंडलिया छंद में 6 पंक्तियां होती हैं और पहला और अंतिम शब्द एक समान या एक जैसा होता है। तो फिलहाल मुझे बताइए कुंडलिया छंद की रचना किन 2 छंदों से मिलकर होती है? क्या दोहा प्लस सोरठा होगा, रोला प्लस उलाला होगा, दोहा प्लस रोला होगा, या रोला प्लस सोरठा होगा? तो फटाफट दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए राइट आंसर की बात कर लेंगे। सर इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों जिन भी विद्यार्थियों ने चयन किया है, जी हाँ दोस्तों, जिन भी विद्यार्थियों ने चयन किया है दोहा प्लस रोला, दोहा प्लस रोला मतलब विकल्प क्रमांक 3 का चयन किया है, तो वेरी गुड, इज द राइट आंसर। कुंडलिया छंद की बात कर लें तो कुंडलिया छंद दोस्तों 2 छंदों से मिलकर बनता है। और वह 2 छंद कौन कौन से दोस्तों? दोहा प्लस रोला। मतलब जैसे हमने कहा है कुंडलिया छंद में दोस्तों कितनी पंक्तियां होंगी? 6 पंक्तियां होंगी। अब इन 6 पंक्तियों में से 2 पंक्ति दोस्तों किसकी होती है? दोहा की होती है। और 4 पंक्ति किसकी होगी दोस्तों? रोला की होती है। तो इन दोनों से मिलकर ही दोस्तों आपका क्या है? कुंडलिया छंद बनता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि कुंडलिया छंद किन 2 छंदों से मिलकर बनता है? दोहा प्लस रोला। अब बात आती है सर इसको याद कैसा करें? जिन विद्यार्थियों को तो पता था उन्होंने कमेंट बॉक्स में बहुत ही खूबसूरत सा जवाब दिया है। यदि आपसे याद नहीं रहता, आप जिंदगी भर के लिए या एक लंबे समय अंतराल के लिए इसको याद करना चाहते हैं, तो संदीप सर की धांसू ट्रिक देखिए आप दोस्तों कैसे याद कर सकते हैं। क्या बताइए, आपसे पूछा गया था कुंडलिया छंद किन 2 छंदों से मिलकर बनता है? तो बताइए, सॉन्ग आपने दोस्तों सुना होगा, कुछ कुछ होता है। क्या दोस्तों? कुछ कुछ होता है। तो यहाँ पर हमारी जो ट्रिक है दोस्तों, हमारी जो ट्रिक है कि कुंडलिया छंद किन 2 छंदों से मिलकर बनता है, तो एक शब्द आपको ध्यान में रखना है और वह शब्द क्या है दोस्तों? आपका कुछ। वह शब्द दोस्तों क्या है? कुछ। आपने गाना भी सुना होगा, कुछ कुछ होता है। तो यहाँ पर कुछ का मतलब दोस्तों क्या है बताइए? इस कुछ में कु की बात कर लें और फिर हम बात कर लेंगे छह छतरी। यहाँ पर जो कुछ शब्द लिखा है, इसमें यदि हम बात कर लें कि भाई जो आपका कुछ है, तो कु से क्या बन जाएगा? कुंडलिया बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों? कुंडलिया बन जाएगा। अब बताइए, छह छाते से क्या बन जाएगा? छंद मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? छंद मान लेते हैं। अब हम पता लगाने जा रहे हैं कि कुंडलिया छंद किन 2 छंदों से मिलकर बनता है, और हमारी ट्रिक क्या है? कुछ। और कुछ से कैसा याद रखेंगे? कुछ कुछ होता है। अब बताइए, यदि आपको कुछ कुछ होता है, या तो शरीर में होता है, या तो हाथ में होता है, या तो पेट में होता है, तो जब भी आपको शरीर के किसी अंग में कुछ कुछ होता है, तो आप किसको दिखाते हैं? डॉक्टर को दिखाते हैं। क्या बोल रहा हूं? यदि आपको कुछ कुछ होता है, यदि दोस्तों आपको कुछ कुछ होता है, हो सकता है आप में से किसी को तो
बहुत कुछ होता है। तो जब भी आपको कुछ कुछ होता है तो आप किसको दिखाते हैं दोस्तों? डॉक्टर को दिखाते हैं। आप किसको दिखाते हैं दोस्तों? डॉक्टर को दिखाते हैं। और डॉक्टर का मतलब दोस्तों क्या होगा? ये डी से क्या बन जाएगा? दोहा बन जाएगा। और आर से क्या बन जाएगा? रोला बन जाएगा। इसका मायने ये हुआ कि दोहा प्लस रोला को मिलाने से क्या बन जाएगा दोस्तों? कुंडलिया छंद बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों? आपका कुंडलिया छंद बन जाएगा। तो यह हमारी धांसू ट्रिक है दोस्तों। अब आपको हमेशा याद रहेगा कि कुंडलिया छंद किससे मिलकर बनता है। तो एक शब्द आपको याद आएगा कुछ, और कुछ भी कैसा याद होगा? कुछ कुछ होता है। और जब आपको कुछ कुछ होता है तो आप किसे दिखाते हैं? डॉक्टर को दिखाते हैं। और डॉक्टर का मतलब डी से दोहा, आर से रोला, अर्थात दोहा प्लस रोला को मिलाने से किस छंद की रचना होती है? तो दोस्तों कुंडलिया छंद की रचना होती है। तो आई होप यह ट्रिक भी दोस्तों आपको पसंद आई होगी। चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है कि जो केशव दास का आपने नाम सुना होगा, आपके रीति काल के एक प्रसिद्ध कवि हैं। तो केशव दास की प्रसिद्ध कृति या रचना रामचंद्रिका। पहली बात तो आपको बता दूं दोस्तों, एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से कई बार पूछा गया है कि केशव दास किसकी प्रसिद्ध रचना है। व्यापम में यह प्रश्न पूछा जा चुका दोस्तों कि केशव दास किसकी प्रसिद्ध रचना है। तो आपको पहले तो ध्यान रखना है कि केशव दास की जो प्रसिद्ध रचना है रामचंद्रिका के लेखक पूछे हैं तो कौन है दोस्तों? आपके केशव दास। तो प्रश्न यह है कि केशव दास की प्रसिद्ध रचना रामचंद्रिका को किसने छंदों का अजायब घर कहा है? यह प्रश्न दोस्तों कई बार आपसे पूछा गया है, काफी महत्वपूर्ण है। अच्छा, अजायब घर, हो सकता है कुछ लोगों को अजायब घर का मतलब ना पता हो, तो दोस्तों बता दूं आपकी जानकारी के लिए, अजायब घर का मतलब होता है म्यूजियम या संग्रहालय, जिसको बोलते हैं दोस्तों। अजायब घर को क्या बोलते हैं? म्यूजियम का आपने नाम सुना होगा या संग्रहालय का नाम सुना होगा। तो संग्रहालय या म्यूजियम को ही क्या बोला जाता है? अजायब घर। मतलब जो रामचंद्रिका रचना है केशव दास की, तो रामचंद्रिका रचना में केशव दास ने कई छंदों का प्रयोग किया है और अनेक छंदों के प्रयोग करने के कारण ही छंदों का क्या कह दिया है? अजायब घर कह दिया है इनकी रचना रामचंद्रिका को। बात आती है तो आपसे यह पूछा गया है कि जो केशव दास की रचना है रामचंद्रिका, इसको किसने छंदों का अजायब घर कहा है? ऑप्शन है दोस्तों आपका राम स्वरूप चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या महावीर प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों देखिए, 2 बार चतुर्वेदी, यहाँ भी 2 बार चतुर्वेदी है, यहाँ पे 2 बार द्विवेदी, यहाँ भी दोस्तों क्या 2 बार द्विवेदी। बिल्कुल आपको भ्रमित करने के लिए यहाँ पर आपसे दिए गए हैं ऑप्शन। तो मुझे बताइए, रामचंद्रिका के रचनाकार तो आपके केशव दास हैं, और चूंकि केशव दास ने अपनी इस रचना में विभिन्न प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है, इसी कारण इनकी रचना को छंदों का अजायब घर, संग्रहालय या म्यूजियम कहा जाता है। और प्रश्न है किसने कहा है? तो मुझे फटाफट दोस्तों इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि रामचंद्रिका को किसने छंदों का अजायब घर कहा है। चलिए राइट आंसर की बात कर लेंगे सर। अच्छा, राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो जिन भी विद्यार्थियों ने ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट का चयन किया है, राम स्वरूप चतुर्वेदी। जी हाँ दोस्तों, जिन भी विद्यार्थियों ने ये आंसर दिया है राम स्वरूप चतुर्वेदी, तो राम स्वरूप चतुर्वेदी इज द राइट आंसर। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने ही इनकी रचना रामचंद्रिका में विभिन्न छंदों के प्रयोग होने के कारण इनकी रचना को क्या कह दिया है? छंदों का अजायब घर, कि भैया ये तो छंदों का संग्रहालय है, यह छंदों का क्या है? म्यूजियम है। ठीक है ना दोस्तों। अब बात आती है सर इसको याद कैसा करें? तो घबराने की आवश्यकता नहीं दोस्तों, आप संदीप सर से सीख रहे हैं, हमारी धांसू ट्रिक आपको हमेशा याद रहेगी। अब वह ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे याद रखें। बताइए दोस्तों कि जिसने रामचंद्रिका की रचना की बात करें, रामचंद्रिका में भगवान राम का वर्णन है। अब जिसने भगवान राम के स्वरूप को देखा होगा, जिसने भली भांति तरीके से भगवान राम के स्वरूप को देखा होगा, उसी ने तो इसे क्या कहा होगा? छंदों का अजायब घर कहा होगा। क्या बोल रहा हूं कि जिसने राम के स्वरूप को देखा होगा। ट्रिक हमारी दोस्तों क्या है? जिसने राम के
हाँ जी दोस्तों, यहाँ पर देखिए कि जिसने राम के स्वरूप को देखा होगा, जिसने राम के स्वरूप को देखा होगा उसी ने तो उसे क्या कहा होगा, छंदों का अजायब घर कहा होगा। दोस्तों ट्रिक बिल्कुल धांसू हमारी ट्रिक है, इससे पहले कभी आपने नहीं पढ़ी होगी। और ट्रिक हमारी क्या है कि जिसने रामचंद्रिका रचना की बात करें तो जाहिर सी बात है रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा होगा, तो जिसने भगवान राम के, जिसने भगवान राम के किसको देखा हो, स्वरूप को देखा हो, तो उसी ने दोस्तों क्या कहा होगा, छंदों का अजायब घर कहा होगा। तो इस प्रकार आप ट्रिक से याद कर सकते हैं क्या कि जिसने राम के स्वरूप को, जिसने राम के स्वरूप को देखा होगा उसी ने रामचंद्रिका को क्या है, छंदों का अजायब घर कहा होगा। चलिए दोस्तों, यदि ट्रिक पसंद आ रही तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों, अपने सहपाठियों के साथ इस लिंक को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। शब्दाणी कोचिंग संस्थान आपके लिए निःशुल्क फ्री लाइव क्लासेस दे रहा है बिना किसी निस्वार्थ भावना के। तो इसलिए आपका अपना दायित्व यह है कि सिर्फ आप एक लाइक की बटन प्रेस करें और इस वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद व्यक्तियों तक या विद्यार्थियों तक पहुंचाएं। चलिए दोस्तों, तो यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ट्रिक भी समझ में आ गई हुई। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। अगला लिखा है कृष्णार्जुन युद्ध किसका प्रसिद्ध नाटक है। कई बार आपसे पूछा गया है कृष्णार्जुन, कृष्णार्जुन का मतलब क्या होगा, दीर्घ संधि है, यहाँ पर क्या बन जाएगा, कृष्ण धन अर्जुन। यदि संधि विच्छेद की बात कर लें तो क्या संधि विच्छेद होगा, कृष्ण धन अर्जुन बराबर कृष्णार्जुन। तो पूछा यह गया है कि कृष्णार्जुन किसका प्रसिद्ध नाटक है, क्या माखनलाल चतुर्वेदी का है, या जयशंकर प्रसाद का है, या मोहन राकेश का है, या उदय शंकर भट्ट का है। जी हाँ दोस्तों, जरा फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए कि कृष्णार्जुन युद्ध किसका प्रसिद्ध नाटक है। चलिए तो राइट आंसर की बात कर लेंगे सर, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो भाई जिन भी विद्यार्थियों ने यदि चयन किया है आपका माखनलाल चतुर्वेदी, जी हाँ दोस्तों, माखनलाल चतुर्वेदी यदि किसी स्टूडेंट ने कमेंट बॉक्स में आंसर दिया है तो वेरी गुड इज द राइट आंसर। तो जो कृष्णार्जुन युद्ध है वह किसका प्रसिद्ध नाटक है दोस्तों, माखनलाल चतुर्वेदी का है। अब बात वही आ जाती है कि जिनको पता था उन्होंने तो कमेंट बॉक्स में दे दिया, अदरवाइज हिंदी साहित्य में इतने सारे लेखक और उनकी रचनाएं हैं कि हम कैसे याद करें। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास हर एक तरीके का, हर एक बीमारी का इलाज है दोस्तों। कृष्णार्जुन युद्ध किसका प्रसिद्ध नाटक है, तो हमने आंसर क्या बोल दिया, माखनलाल चतुर्वेदी बोल दिया। किंतु परंतु लेकिन जो विद्यार्थी आपके भूल जाते हैं या जिन्हें जिंदगी भर याद रखना है वह धांसू ट्रिक देखिए दोस्तों, जिससे हमेशा आपको याद रहेगा कि कृष्णार्जुन युद्ध किसका प्रसिद्ध नाटक है। बताइए दोस्तों, कृष्णार्जुन युद्ध का मतलब क्या है, कृष्ण और अर्जुन का युद्ध। बताइए तो कृष्ण और अर्जुन का युद्ध किस कारण हो गया, क्या बोल रहा हूं, कृष्ण और अर्जुन का युद्ध किसके कारण हो गया, क्योंकि अर्जुन ने कृष्ण से क्या चुरा लिया था, माखन चुरा लिया था। और हमें तो पता है कृष्ण खुद माखन चोर है, तो बताइए चोर से चोरी, कृष्ण भगवान कहने लगे कि भाई मैं तो खुद माखन चोर हूं और चोर के साथ क्या है, चोरी की बात कर रहे हो। तो बस माखन की चोरी के कारण कृष्ण और अर्जुन में क्या हो गया दोस्तों, युद्ध हो गया। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं कि कृष्ण और अर्जुन के बीच युद्ध किसके कारण हुआ, माखन की चोरी के कारण। तो माखन की चोरी के कारण कृष्ण और अर्जुन के मध्य क्या हो गया दोस्तों, युद्ध हो गया। तो इस प्रकार भी आप तरीके से याद कर सकते हैं कि कृष्णार्जुन युद्ध किसका प्रसिद्ध नाटक है, माखनलाल चतुर्वेदी का नाटक है। यदि ट्रिक पसंद आ रही दोस्तों तो वीडियो को फिर मेरी रिक्वेस्ट से ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। चलिए चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा डिस्प्ले स्क्रीन पर। अगला है कि भारत के किन दो राज्यों की दूसरी राजभाषा संस्कृत है। बहुत ही नया क्वेश्चन आपके लिए लेके आया दोस्तों, इससे पहले आपने ना तो कभी सुना होगा ना ही किसी किताब में देखा होगा। और यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण दोस्तों, प्रीवियस परीक्षाओं में आपसे पूछा जा चुका है, स्पेशली यूपीएसआई में एक बार आपसे पूछा गया था दोस्तों। तो ध्यान रहे कि भारत के किन दो राज्यों की, मात्र भारत में दो राज्य ऐसे हैं जिनकी प्रथम राजभाषा तो हिंदी है। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था
कि भारत में 9 राज्यों की राजभाषा हिंदी है और राजभाषा का मतलब होता है ऑफिशियल लैंग्वेज, अर्थात उस राज्य के जितने भी सरकारी कामकाज किए जाते हैं या प्रशासनिक काम किए जाते हैं वह किस भाषा में किए जाते हैं, हिंदी में किए जाते हैं। किंतु प्रश्न यह है कि ऐसे दो कौन से राज्य भारत में मात्र जिनकी प्रथम राजभाषा बता दूं, और उन राज्यों की, भारत में ऐसे 2 राज्य हैं उनकी प्रथम राजभाषा तो हिंदी है किंतु दूसरी राजभाषा संस्कृत को भी दर्जा दे दिया गया है। तो वही आपको बताना है किन 2 राज्यों की जो राजभाषा है उस वहां पर संस्कृत को भी क्या है, दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड होगा, राजस्थान या उत्तराखंड होगा, या फिर हिमाचल प्रदेश से राजस्थान होगा, या उत्तर प्रदेश या छत्तीसगढ़ होगा। तो दोस्तों 2 से 3 साल पहले ही इन 2 राज्यों की जो दूसरी राजभाषा है वह संस्कृत का दर्जा क्या है, प्राप्त है। तो दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न मैं आपके लिए लेके आया दोस्तों कि भारत में ऐसे 2 कौन से राज्य हैं जिनकी दूसरी राजभाषा संस्कृत है। इतने भी आपको मैं हिंट दे दूं कि इसमें से 2 राज्य ऐसे हैं जिनकी प्रथम राजभाषा तो क्या है, हिंदी है, किंतु दूसरी राजभाषा के रूप में संस्कृत भाषा को भी क्या है, मान्यता प्रदान की गई है। तो इन 2 राज्यों को आपको चयन करना है जिनकी दूसरी राजभाषा क्या है, संस्कृत है, मतलब संस्कृत में भी वहां के राजकीय काम किए जा सकते हैं या किए जाते हैं। तो फटाफट दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए कि किन 2 राज्यों की जो दूसरी राजभाषा है वह संस्कृत है और इन 2 राज्यों की प्रथम राजभाषा क्या है, हिंदी है। चलिए दोस्तों, तो राइट आंसर की बात कर लेंगे भाई जिन भी विद्यार्थियों ने जी चयन किया है दोस्तों आपका राजस्थान और उत्तराखंड। जी दोस्तों, जिन भी विद्यार्थियों ने यदि चयन किया है राजस्थान और उत्तराखंड, वेरी गुड। इसका क्या दोस्तों, रॉन्ग आंसर दोस्तों, ये गलत आंसर है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात कर लें तो राइट आंसर दोस्तों होगा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में दोस्तों मात्र 2 ही राज्य ऐसे हैं, कौन कौन से, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, जिनकी प्रथम राजभाषा तो क्या है, हिंदी है, और दूसरी राजभाषा के रूप में किस भाषा को मान्यता प्रदान की गई है, संस्कृत भाषा में। अच्छा, यदि आपसे ऐसा पूछ ले कि भारत में सबसे पहले किस राज्य के द्वारा दूसरी राजभाषा संस्कृत को मान्यता प्रदान की गई थी, तो ध्यान रखना है सबसे पहले मान्यता किसने दी थी दोस्तों, उत्तराखंड ने दी थी। और 2018-19 में आपका हिमाचल प्रदेश के द्वारा भी दूसरी राजभाषा संस्कृत को मान्यता दी गई है। तो आपको ध्यान में रखना है 2 ही ऐसे राज्य हैं जिनकी प्रथम राजभाषा तो हिंदी है और दूसरी राजभाषा संस्कृत के रूप में मान्यता दी गई है। और यहाँ पर भी सबसे पहले मान्यता प्रदान करने वाला राज्य संस्कृत का वह कौन है, उत्तराखंड है। और 2018-19 में हिमाचल प्रदेश ने भी दोस्तों संस्कृत भाषा को द्वितीय राजभाषा का दर्जा देने की मान्यता दी है। चलिए दोस्तों, अब बात आती है सर इसको याद कैसे करें। तो दोस्तों लास्ट क्लास में मैंने आपको 9 राज्यों की जो राजभाषा हिंदी है उसकी ट्रिक बताई थी। आज अब मैं वह ट्रिक बता रहा हूं जिससे आप हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड को याद कर सकते हैं हमेशा के लिए, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। बहुत ही बढ़िया धांसू ट्रिक बता रहा हूं कि 2 राज्यों की जो राजभाषा है दूसरी वह संस्कृत है, कैसे याद करें। मुझे सिर्फ इतना बताइए कि भारत में हिमालय पर्वत किस दिशा में स्थित है। जी दोस्तों, हिमालय पर्वत की बात करें तो भारत के उत्तर दिशा में क्या है, हिमालय पर्वत स्थित है। जी दोस्तों, तो ट्रिक हमारी यही बन गई कि जो हिमालय पर्वत है, भारत में जो हिमालय पर्वत है किस दिशा में स्थित है दोस्तों, उत्तर दिशा में स्थित है। भारत में हिमालय पर्वत किस दिशा में स्थित है दोस्तों, उत्तर दिशा में स्थित है। अब बताइए याद कैसा रहेगा, बताइए हिमालय से क्या याद रखेंगे दोस्तों, हिमाचल प्रदेश, और उत्तर से दोस्तों क्या याद रखेंगे, उत्तराखंड। तो दोस्तों यह ट्रिक आपकी पसंद आई होगी। क्या कह रहा हूं, आपको याद करना है कि भाई हिमालय, बताइए हिमालय किस दिशा में स्थित, भारत में उत्तर दिशा में। अब हिमालय में हिम से क्या बन जाएगा, हिमाचल प्रदेश, और उत्तर से क्या बन जाएगा, उत्तराखंड। मतलब 2 ही ये राज्य हैं जिन्होंने दूसरी राजभाषा के रूप में किसको मान्यता प्रदान करके रखी है, संस्कृत भाषा को मान्यता प्रदान करके रखी है। और 9 राज्यों की जो प्रथम राजभाषा है,
9 राज्यों की जो राजभाषा वह हिंदी है। इसकी ट्रिक मैंने लास्ट क्लास में बताई दोस्तों, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि प्रकाश झा हमराज ही की छवि यूपी में लुतरा। ये 9 राज्य ऐसे हैं जिनकी जिनकी राजभाषा क्या है, हिंदी है। और फिर इन 9 राज्यों में से मात्र 2 ही राज्य ऐसे हैं, एक हिमाचल प्रदेश और दूसरा उत्तराखंड। मात्र इन 9 राज्यों में से 2 राज्य ही ऐसे हैं दोस्तों जिनकी जो दूसरी राजभाषा है वह क्या है, संस्कृत है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, ये आपको याद रखना है। हो सकता है ये प्रश्न आपने पहली बार पढ़ा हो और मैं आज आपके समक्ष ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों लेकर आया हूं। तो ध्यान रहे यहाँ पर कि मात्र भारत में 2 ही ऐसे राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, जिसकी दूसरी राजभाषा क्या है, संस्कृत है। प्रथम राजभाषा तो इन दोनों की भी हिंदी है, किंतु दूसरी राजभाषा के रूप में किस भाषा को मान्यता प्रदान की गई है, संस्कृत भाषा को मान्यता प्रदान की गई है। चलिए दोस्तों अब चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात कर लें, या जो 7 है आपका क्वेश्चन नंबर 7, क्या लिखा है कि हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा किसने दी है। जी हाँ दोस्तों, कई बार आपसे तो यह भी पूछ लिया जाता है कि हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। अब स्वर्ण काल क्यों कहा गया, क्योंकि जितने भी सबसे महत्वपूर्ण रचनाएं थी ये भक्ति काल में हुई थी, या भक्ति काल में दोस्तों कई महान कवि लेखक हुए हैं। जैसे बताइए, भक्ति काल के सबसे कालजयी सबसे महत्वपूर्ण रचना क्या है, रामचरितमानस। या आप मीराबाई की बात कर लें, आप सूरदास की बात कर लें, आप रैदास की बात कर लें, या कबीर रहीम की बात कर लें, तो ये सारे महान लेखक के द्वारा जो लिखी गई रचनाएं हैं इसी काल के दौरान लिखी गई थी। इस कारण भक्ति काल को दोस्तों हिंदी साहित्य में स्वर्ण काल या स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है। अब प्रश्न यह है क्या कि हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा किसने दी है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, तो आंसर भक्ति काल। अब भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा है, तो आंसर आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके समक्ष हैं, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बताइए दोस्तों, हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा किसके द्वारा दी गई। हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा किसके द्वारा दी गई है। चलिए राइट आंसर की बात कर लेंगे। सर इसका राइट आंसर क्या होगा, तो भाई जिन भी विद्यार्थियों ने चयन किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वेरी गुड, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसका क्या है, रॉन्ग आंसर। यदि आपने हजारी प्रसाद द्विवेदी का चयन किया है तो वेरी गुड, ये तो गलत नहीं दोस्तों, क्या है, महागलत है। यदि राइट आंसर की बात कर ले कि इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई है श्याम सुंदर दास के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, श्याम सुंदर दास ने ही हिंदी साहित्य का जो भक्ति काल है इसमें चूंकि प्रमुख रचनाएं लिखी गई जो संपूर्ण हिंदी साहित्य में विख्यात है, जिसे रामचरितमानस इसका सबसे बढ़िया सर्वोत्तम उदाहरण है। रामचरितमानस की रचना भक्ति काल में हुई थी, इस कारण भक्ति काल को हम स्वर्ण काल की संज्ञा देते हैं या स्वर्ण युग की संज्ञा देते हैं। तो किसने कहा है हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण युग, आंसर क्या था दोस्तों आपका, श्याम सुंदर दास। अब बात आती है सर इस क्वेश्चन को कैसे याद रखें, काफी महत्वपूर्ण है, हम हो सकता है एग्जाम में भूल जाएं, तो उसकी धांसू ट्रिक देखिए दोस्तों, इससे पहले कभी आपने नहीं पढ़ी होगी इतिहास में, पहली बार क्या कि हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा किसने दी है, श्याम सुंदर दास ने दी है। अब याद कैसा करें, बात आती है सर इसको याद कैसा करें, तो इसकी दोस्तों इसकी बढ़िया धांसू ट्रिक बता रहा हूं मैं। यहाँ पर हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण की संज्ञा किसने दी है उसकी धांसू ट्रिक देखिए दोस्तों। अब ट्रिक क्या है बताइए, स्वर्ण मतलब क्या होता है, सोना या गोल्ड, स्वर्ण मतलब क्या होता है, सोना, और जो स्वर्ण के आभूषण होंगे, जो स्वर्ण के जेवर होते हैं, तो दोस्तों बताइए स्वर्ण के जेवर या स्वर्ण के आभूषण कैसे होते हैं दोस्तों, सुंदर होते हैं। हमारी ट्रिक क्या दोस्तों कि स्वर्ण युग की संज्ञा किसने दी है, तो हम ऐसा याद कर सकते हैं कि जो स्वर्ण है, स्वर्ण के आभूषण, जो स्वर्ण के आभूषण होते हैं या गहने होते हैं, सोने के आभूषण या स्वर्ण के आभूषण गहने कैसे होते हैं दोस्तों, सुंदर होते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों क्या है याद रख सकते हैं। देखिए दोस्तों कितने गजब की ट्रिक्स मैं आपके
आपके समक्ष लेके आता हूं। ऐसे ट्रिक आपको किसी अन्य कोचिंग संस्थान या किताबों में देखने को नहीं मिलती है, और जो चीज कहीं पर ना मिले वह आपको संदीप सर के द्वारा इस विश्वास पात्र सावधानी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मंच से निःशुल्क मिल रही दोस्तों। तो अब याद रखिए हमेशा, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, क्या कि हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा किसने दी है? तो ऐसा याद रखेंगे कि जो सोने के आभूषण होते हैं, जो सोने के गहने होते हैं, वह कैसे होते हैं? सुंदर होते हैं। सोने के आभूषण कैसे होते हैं? सुंदर होते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको याद रहेगा। तो आई होप यह ट्रिक दोस्तों आपको पसंद आई होगी। चलिए चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है शशधर और शशिधर, शशधर और शशिधर के उचित अर्थ क्या है? यह प्रश्न दोस्तों कई बार आपको भ्रमित करने के लिए पूछा गया है। कई बार यह प्रश्न आपसे भ्रमित करने के लिए पूछा गया है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं एग्जामिनर आपसे वही प्रश्न तो पूछता है। तो मुझे बताइए शशधर और शशिधर किसे कहा जाता है? शशधर और शशिधर के उचित अर्थ क्या होंगे? क्या आकाश या गरुड़ होगा, गरुड़ या आकाश होगा, चंद्रमा या शंकर होगा, या शंकर या चंद्रमा होगा? तो फटाफट दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए कि शशधर और शशिधर, शशधर और शशिधर के उचित अर्थ क्या है? चलिए दोस्तों अब राइट आंसर की बात करें। सर इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो जिन भी विद्यार्थियों ने दोस्तों यहाँ पर चयन किया दोस्तों चंद्रमा का, क्या दोस्तों यहाँ पर चंद्रमा और शंकर मतलब विकल्प क्रमांक 3 का चयन किया है, तो वेरी गुड इज द राइट आंसर। मतलब शशधर, शशधर किसे कहा जाता है? चंद्रमा को कहा जाता है। और शशिधर किसे कहा जाता है? शंकर को कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसलिए रटने की आवश्यकता नहीं है। आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं उसके बढ़िया से कॉन्सेप्ट ट्रिक समझिए। आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं उसका तरीका देखिए दोस्तों कि इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं। चलिए दोस्तों इसके लिए कॉन्सेप्ट देखिए। बताइए दोस्तों धर का मतलब क्या होगा? यदि किसी शब्द के अंत में धर शब्द का प्रयोग किया है तो आपको ध्यान में रखना है धर का मतलब होता है धारण करने वाला। धर का मतलब दोस्तों क्या होगा? धारण करने वाला। रटने की आवश्यकता नहीं दोस्तों, समझा रहा हूं मैं आपको कैसे क्वेश्चन को करना कैसे है। क्या बोल रहा हूं कि धर का मतलब क्या होगा? धारण करने वाला। जैसे बताइए यहां पर मैं लिख दूं गिरी। अब गिरी में यदि मैंने धर जोड़ दिया तो धर का मतलब क्या होगा? धारण करने वाला। और किसको धारण करने वाला? गिरी को। तो गिरी अर्थात क्या होता है? पर्वत होता है। गिरी पर्वत या पर्वत को किसने धारण किया था? श्री कृष्ण ने। इस कारण इनका नाम क्या है दोस्तों? गिरिधर। और बताइए श्री कृष्ण भगवान अपने हाथ में क्या धारण करते हैं? चक्र। तो एक और क्या बन जाएगा आपका? चक्रधर। तो श्री कृष्ण भगवान को चक्रधर भी कहा जाता है, चक्र को धारण करते हैं। इसी प्रकार हम बात करें दोस्तों आपका वज्रधर। आपका क्या है? वज्रधर। बताइए वज्र किसका हथियार था? अस्त्र था। तो दोस्तों वज्र की बात कर लें तो जो आपका वज्रधर कौन कहलाते हैं? इंद्र कहलाते हैं। तो मैं आपको सिर्फ इतना समझा रहा हूं कि धर का मतलब क्या होता है? धारण करने वाला। जैसे गिरिधर हुआ, चक्रधर हुआ या वज्रधर हुआ। चलिए अब इसको आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था क्या कि भाई शशधर और शशिधर, यही आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन पे आते हैं शशधर और शशिधर किसके अर्थ होते हैं? तो अभी हमने देखा है क्या कि भाई धर का मतलब तो क्या होता है? धारण करने वाला। अब बताइए शश का मतलब, यदि आपने संस्कृत में पढ़ा हो तो संस्कृत में शश को क्या कहा जाता है? खरगोश कहा जाता है। जी दोस्तों शश को क्या कहा जाता है? खरगोश कहा जाता है। और इसी प्रकार शशि, शशि किसे कहते हैं? आपने हिंदी में पढ़ा होगा। शशि किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा या चांद का पर्यायवाची है। दोस्तों क्या बता रहा हूं कि शशि का मतलब चंद्रमा होता है या चांद होता है, और शश का मतलब क्या होता है? खरगोश होता है। अब मुझे बताइए
चंद्रमा को किसने धारण किया है? आपने देखा होगा शंकर भगवान की यहाँ पर मोली जो बनी होती है, उस मोली पर क्या दिखाई देता है? चांद का टुकड़ा दिखाई देता है, और चांद को क्या बोल रहे हैं? शशि। तो शशि को धारण करने वाला, बताइए ट्रिक आपकी यही बन गई, आपको याद करने का तरीका कि शशि मतलब चंद्रमा, और चंद्रमा को किसने धारण किया था? शंकर ने। चंद्रमा को किसने धारण किया है? चंद्रमा को किसने धारण किया है? शंकर ने धारण किया है। तो इस प्रकार यहाँ पर शशधर किसे कहा जाता है दोस्तों? शंकर को कहा जाता है। अब शशधर से चंद्रमा कैसे बन गया वो भी आपको बता रहा हूं, रटने की आवश्यकता नहीं है। तो आपने देखा दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा पर क्या है? दाग या धब्बा लगा हुआ है। चंद्रमा या चांद पर क्या लगा हुआ है? दाग या धब्बा लगा हुआ है। तो प्राचीन समय की ऐसी मान्यता है कि जो चंद्रमा में दाग या धब्बा दिखाई देता है, तो प्राचीन लोग ऐसे मानते थे कि जो दाग या धब्बा है उसकी आकृति खरगोश के आकार की दिखती है। चंद्रमा में जो दाग पड़ा हुआ है, जो धब्बा पड़ा हुआ है, उसकी आकृति किस प्राणी के समान दिखती है? खरगोश के अनुसार दिखती है, क्योंकि शश का मतलब होता है खरगोश। तो खरगोश को धारण करने वाला मतलब ऐसा लगता है कि चंद्रमा अपनी गोद में खरगोश को लिए हुए है या खरगोश को धारण किए हुए है। इस कारण दोस्तों याद रखना है, शशधर किसे कहा जाएगा? चांद या चंद्रमा को कहा जाएगा। किसे कहा जाएगा दोस्तों? आपका चांद या चंद्रमा को कहा जाएगा। यदि आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो आपने एक शब्द सुना होगा, शशांक। क्या सुना होगा दोस्तों? आपका शशांक। लोगों को नाम भी रखा जाता है शशांक। तो चंद्रमा को शशांक भी कहा जाता है। कैसे कहा जाता है? देखिए, यदि आप शशांक का संधि विच्छेद करें, तो क्या आएगा दोस्तों? शश धन अंक। क्या बनेगा इसका दोस्तों? आपका दीर्घ संधि का उदाहरण है। यदि आप शशांक को तोड़ेंगे क्या आएगा? शश धन अंक। अब हमें पता है एक अंक का मतलब तो क्या होता है? न्यूमेरिकल नंबर। अंक का मतलब क्या होता है? न्यूमेरिकल नंबर। इसके अलावा अंक का मतलब क्या होता है दोस्तों? गोद भी होता है। अंक का दूसरा चीज आपसे पूछे तो अंक किसे बोला जाता है? गोद। तो जिसकी गोद में क्या हो? शश हो, अर्थात क्या हो? खरगोश हो। जिसकी गोद में क्या हो? खरगोश हो, तो उसे क्या बोला जाता है? शशांक बोला जाता है। इस कारण तो चंद्रमा को शशांक बोला जाता है दोस्तों। तो ध्यान रहे, शश मतलब खरगोश, और खरगोश का मतलब यह हुआ कि चंद्रमा पर जो दाग या धब्बा लगा हुआ है वह खरगोश के समान दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि चंद्रमा अपनी गोद में खरगोश को लिए हुए है या उसके गोद में खरगोश बैठा हुआ है। इसी कारण से दो पर्यायवाची यहाँ से निकल के आते हैं। एक शशांक मतलब शश धन अंक, अंक अर्थात को जिसकी गोदी में है खरगोश, या शशधर अर्थात चंद्रमा किसको धारण किए हुए है? खरगोश को धारण किए हुए है। दोस्तों एक नई चीज आपको यहाँ पर देखने को मिली होगी कि शशधर और शशिधर। शशधर कहा जाता है चंद्रमा को, और शशिधर किसे कहा जाता है दोस्तों? शंकर को कहा जाता है। चलिए दोस्तों, यदि यह चीज समझ में आ गई हो तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि विरुद्धावली का संधि विच्छेद क्या होगा? जी दोस्तों, विरुद्धावली का संधि विच्छेद क्या होगा? विरुद्ध धन अवली होगा, विरुद्धा धन अवली होगा, या विरुद्ध धन वली होगा, या विरुद्धा धन अवली होगा? तो फटाफट दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। आजकल संधि विच्छेद के क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट या उच्च स्तर के आते हैं दोस्तों। तो मुझे बताइए विरुद्धावली का संधि विच्छेद क्या होगा? फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। विरुद्धावली का संधि विच्छेद क्या होगा? विरुद्धावली का संधि विच्छेद दोस्तों आपको बताना है कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा। चलिए दोस्तों राइट आंसर की बात कर लें कि सर इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों एक चीज मैंने आपको पहले ही बताई है कि जब भी आपसे किसी शब्द का संधि विच्छेद पूछा जाए, क्या कह रहा हूं, जब भी आपसे किसी शब्द का संधि विच्छेद पूछा जाए तो आपको संधि विच्छेद ऐसे करना है कि दोनों पदों का अपना अलग अलग अर्थ निकलना चाहिए। कभी ऐसा ना हो कि दोनों पदों में से किसी एक का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, मतलब अर्थ विहीन है। संधि विच्छेद करते समय इस बात का ध्यान रहे कि दोनों पद सार्थक होने चाहिए, दोनों पदों का अपना अलग अलग मतलब होना चाहिए, क्योंकि दो शब्दों का सार्थक अर्थ होगा तभी तो एक सार्थक शब्द बनेगा। तो बताइए, मैंने आपको पहले भी एक चीज मैंने आपको पहले भी बताई है कि चाहे अवली हो चाहे दोस्तों आबली हो, चाहे अवली हो चाहे आबली हो, दोनों का ही मतलब क्या होता है दोस्तों?
पंक्ति होता है या कतार होता है। एक चीज दोस्तों आप जिंदगी भर याद रखिए, बहुत ही काम की है, क्या कि चाहे अवली की बात कर लें, अवली भी सही होता है और आवली भी सही होता है। अवली और आवली दोनों का मतलब क्या होता है? पंक्ति या कतार से होता है। कैसे होता है तो बताइए। अभी हाल ही में अगले मंथ में आपकी दीपावली आने वाली है, तो उसे क्या बोलते हैं? दीपावली। क्या बोलते हैं दोस्तों? आपका दीपावली। तो दीपावली का मतलब क्या है? दीप धन अवली, मतलब दीपक या दियों की जो पंक्ति या कतार लगाई जाती है उसे तो हम क्या बोलते हैं? दीपावली। और देखिए गोस्वामी तुलसीदास की रचना है दोहावली, गीतावली। तो दोहावली, गीतावली का मतलब क्या है कि उनकी रचनाओं में दोहों की पंक्तियां हैं और गीतों की पंक्तियां, इसलिए तो गीतावली और दोहावली बोला जाता है। तो एक चीज ध्यान रहे कि अवली आवली दोनों का मतलब क्या होता है? पंक्ति या कतार से। जैसे दीपावली का मतलब है दीपों की पंक्ति या कतार। अब यहाँ पर एक चीज आपको समझ में नहीं आ रही होगी। चलिए सर, अवली या आवली का मतलब तो आपने बता दिया कि पंक्ति या कतार होगा। एक शब्द यहाँ पर आपका विरध, एक शब्द आपका दोस्तों क्या है? विरध। तो ध्यान दें दोस्तों, विरध का मतलब होता है यश या कीर्ति। क्या तो दोस्तों आपका यश या कीर्ति। जो प्राचीन समय में दोस्तों राजा महाराजाओं के दरबार में क्या गाई जाती थी? विरदावली, या जिसे विरुदावली भी कहा जाता है। क्या बोल रहा हूं? प्राचीन समय में राजा महाराजाओं के दरबार में जो चारण भाट जाति के लोग हुआ करते थे, मैं आपको थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर देना चाहूंगा। क्या विरदावली के बारे में? जो शब्द आपका है विरदावली, इस प्रकार के दोस्तों किताबों में देखने को नहीं मिलेंगे। तो बताइए यहाँ पर मैंने कहा है कि विरदावली में विरद का मतलब क्या होगा? विरद मतलब होता है यश या कीर्ति। देखो दो शब्दों में से मिलकर बना है आपका संधि विच्छेद। जो राइट आंसर होगा वह होगा विरद धन अवली। विरद धन अवली कह लीजिए या आवली कह लीजिए। विरद धन क्या होगा दोस्तों? अवली होगा। क्योंकि देखो विरता, यदि मैं विरता ले लेता हूं, यदि मैं संधि विच्छेद विरता ले लेता हूं तो विरता का मतलब नहीं होता। विरद मतलब क्या होता है? यश या कीर्ति। और यश और कीर्ति की क्या दोस्तों? पंक्तियां या कतार। यश या कीर्ति की दोस्तों क्या है? पंक्ति या कतार। तो मैं कह रहा हूं कि सर विरदावली क्या होती है? तो प्राचीन समय में जो चारण भाट जाति के लोग होते थे, क्या बोल रहा हूं? प्राचीन समय में जो चारण भाट जाति के लोग थे, तो प्राचीन समय में इन्हीं चारण भाट जाति के लोगों के द्वारा क्या गाई जाती थी? विरुदावली गाई जाती थी। मतलब ये क्या क्या करते थे? किसी भी राजा महाराजा के दरबार में जाकर उनके पूर्वजों की यश या कीर्ति को पंक्तियों के माध्यम से गाकर सुनाते थे। तो ऐसी गाकर सुनाई गई पंक्तियां ही क्या कहलाती हैं? विरदावली कहलाती है। यदि आपने रामायण देखी होगी दोस्तों, तो रामायण में जब सीता जी का स्वयंवर होता है, रामायण में जब सीता जी का स्वयंवर होता है, तब उस समय स्वयंवर प्रारंभ करने से पहले जो चारण भाट जाति के लोग हैं राजा जनक के द्वारा बुलाए जाते हैं। राजा जनक आदेश देते हैं और उनके आदेश पर चारण भाट जाति के लोग आते हैं और राजा जनक के पूर्वजों की यश कीर्ति का बखान अपनी पंक्तियों के माध्यम से गाकर सुनाते हैं। इसलिए रामायण में दोस्तों एक चौपाई भी संदर्भ मिलती है। क्या कि तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली कहत चली आए। तो इस प्रकार दोस्तों याद रखना है, बिरदावली प्राचीन समय में राजा महाराजाओं के दरबार में गाई जाती थी। मतलब उनके पूर्वजों के यश और कीर्ति का बखान किया जाता था। तो फिलहाल तुम्हारा जो क्वेश्चन ये था कि विरदावली का जो संधि विच्छेद क्या होगा? तो वह होगा विरद धन अवली, क्योंकि विरद का मतलब होता है यश या कीर्ति। यदि यहाँ पर आप विरदा ले लेंगे संधि विच्छेद में, तो विरदा दोस्तों निरर्थक है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। हाँ, इधर चॉइस है, या तो अवली ले सकते हैं या आवली, दोनों का ही मतलब होता है पंक्ति या कतार। तो आइए ये आपको तरीका दोस्तों समझ में आ गया होगा। तो राइट आंसर की बात कर लें कि इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? विरदावली का संधि विच्छेद विरद धन अवली। राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? विरद धन अवली, बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, ये आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर। अगला लिखा है कि नाव लहरों से टकराकर दूर चली गई,
में उचित कारक की पहचान करें। यह प्रश्न दोस्तों कई बार आपसे भ्रमित करने के लिए दिया गया है क्या कि नाव लहरों से टकराकर दूर चली गई में कारक की पहचान करें। क्या यहाँ पर कर्ण कारक होगा, कर्ण कारक होगा, अपदान कारक होगा, संबंध कारक होगा या अधिकरण कारक होगा? तो फटाफट दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए कि नाव लहरों से टकराकर दूर चली गई में उचित कारक कौन सा होगा। नाव लहरों से टकराकर दूर चली गई में उचित कारक की पहचान करना है। चलिए राइट आंसर की बात कर लें कि भाई जिन भी विद्यार्थियों ने यहाँ पर आंसर दिया है अपादान कारक, जी दोस्तों जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर अपादान कारक दिया है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि चाहे कर्ण कारक हो चाहे अपादान कारक हो, इन दोनों ही कारक की विभक्तियों का जो कारक की विभक्ति होती है वह क्या होती है, से होती है। इस चीज को मैं पहले भी बता चुका हूं कि कर्ण और अपादान कारक दोनों की जो विभक्ति होती है से होती है, किंतु कर्ण में से का मतलब होता है साधन या माध्यम। यहाँ पर से का मतलब क्या होता है, साधन या माध्यम। जैसे मैंने कहा कि हम नाक से सांस लेते हैं तो सांस लेने के लिए मेरा साधन क्या है, नाक, तो नाक क्या बन जाएगा, कर्ण कारक। मैंने कहा कि राजू चाकू से फल काटता है तो फल काटने के लिए उसका साधन क्या है, चाकू। इसका मतलब है जब कर्ण कारक में से आता है तो उसका अर्थ होता है साधन, माध्यम या जरिया, कि वाक्य में जो कर्ता क्रिया कर रहा है उसका साधन क्या है। जैसे मैंने कहा कि मोहन फुटबॉल से खेलता है तो खेलने के लिए साधन क्या हो गया, फुटबॉल। चलिए और अपादान कारक में जो से का मतलब होता है अलग होने के संदर्भ में, मतलब जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होती है तो वहां पर अपादान कारक होता है। जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है या फिर बंदर छत से कूदा या आसमान से बूंदे गिरी, इस प्रकार से। तो अलग होने के संदर्भ में क्या होता है, अपादान कारक। अब आप में से कहीं ने ये देख लिया कि जो नाव है वह लहरों से टकराकर दूर जा रही है या अलग हो रही है, तो अलग होने के संदर्भ में आंसर क्या होना चाहिए, अपादान कारक होना चाहिए, क्योंकि नाव जो है लहरों से टकराकर अलग हो रही है, दूर जा रही है। और हमें पता है अलग होने, अपादान का मतलब ही क्या होता है, अलगाव। अपादान का मतलब ही क्या होता है, अलगाव। तो अलग होने के कारण आपने आंसर क्या दिया होगा, अपादान कारक। और जिन विद्यार्थियों ने भी यहाँ पर अपादान कारक दिया है, वेरी गुड, इसका क्या है दोस्तों, रॉन्ग आंसर, यह गलत जवाब है दोस्तों। यहाँ पर अपादान कारक नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, उस कॉन्सेप्ट को समझिए दोस्तों, रटने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये पूछा गया था आपसे एग्जाम में, 99.9% लोग से गलत करके आए थे। अब बताइए राइट आंसर की बात कर लें। राइट आंसर होगा जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर कर्ण कारक का चयन किया है, तो कर्ण कारक इज द राइट आंसर। कर्ण का मतलब ही होता है दोस्तों साधन। कर्ण का मतलब क्या होता है, साधन या माध्यम, मतलब वाक्य में जो क्रिया की जा रही है उसका साधन क्या, उसका माध्यम क्या है। अब दोस्तों कैसे इसका आंसर कर्ण है और अपादान नहीं है, मुझे ये बताइए कि नाव लहरों से टकराकर दूर चली गई। बताइए पहले नाव लहर से टकराई है या दूर चली गई है। ऐसा तो नहीं हुआ है कि जो नाव है वह दूर चली गई है और फिर बाद में लहरों के पास आई है कि लो मुझे टक्कर मार लो तो मैं दूर चली जाती हूँ। ऐसा होगा क्या, नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो नाव है पहले किससे टकराई है, लहर से। जो नाव है पहले किससे टकराई है, लहर से। मतलब लहर यहाँ पर किसका काम कर रहा है, साधन का काम कर रहा है। तो जो से विभक्ति है वह कर्ण कारक के लिए आई है, ना कि अपादान कारक, क्योंकि पहले वह लहर से टकराई है फिर जाके क्या है, दूर गई है। ऐसा तो नहीं होगा कि पहले दूर चली गई है फिर वापस आई है कि अब लो मुझे टक्कर मार लो मैं दूर चली जाती हूँ। ऐसा होगा क्या, जी नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होगा। जैसे मैं कहूं कि बस वृक्ष से टकराकर दूर चली गई, बस वृक्ष से टकराकर या पेड़ से टकराकर दूर चली गई, तो बताइए यहाँ से पहले पेड़ से टकराई है या दूर गई है, पहले पेड़ से टकराई है। इसका मतलब ये हुआ कि पेड़ यहाँ पर कर्ण कारक है और दूर चल गई फिर बाद में क्या है, अपादान कारक है। तो ये भ्रमित करने के लिए दोस्तों दिया गया था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो से विभक्ति है यहाँ पर वह कर्ण कारक के लिए आई है, ना कि अपादान कारक के लिए। क्योंकि पहले जो नाव है लहरों से टकरा रही है, यदि वह लहरों से नहीं टकराती तो क्या दूर जाती, जी नहीं दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों अच्छे से डील करें और ऐसी क्वेश्चन में आपके लिए आज लेके आया हूं। चलिए
चलते हैं हमारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर। क्या लिखा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर आपका जो 11 है वह क्या है कि चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। ये जो प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, ये उपरोक्त पंक्ति में आपको अलंकार की पहचान करना है जी दोस्तों। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, इसमें कौन सा अलंकार होगा? क्या छेकानुप्रास होगा, या वृत्तानुप्रास होगा, या लाटानुप्रास होगा, या श्रुत्यानुप्रास होगा? बचपन में ये पंक्तियां में दी रहती थी और लिखा रहता था यहाँ पर कौन सा अलंकार है, तो हम तुरंत पहचान लेते थे कि भैया च वर्ण की आवृत्ति हो रही है, यहाँ पर ल वर्ण की आवृत्ति हो रही है। और जब वर्णों की एक से अधिक आवृत्ति होती है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। किंतु दोस्तों अब आप बड़े हो चुके हैं, अब आपकी परीक्षाओं में अनुप्रास न देकर अनुप्रास अलंकार के भी कितने भेद होते हैं? 5। आपसे ये पूछा जाता है, ठीक है इनमें अनुप्रास अलंकार तो है, किंतु अनुप्रास का कौन सा भेद है? अनुप्रास अलंकार का कौन सा प्रकार है? क्योंकि अनुप्रास अलंकार भी 5 प्रकार का होता है। छेकानुप्रास होता है, वृत्तानुप्रास होता है, लाटानुप्रास होता है, श्रुत्यानुप्रास होता है, और 5वां होता है अंत्यानुप्रास। क्या होता है दोस्तों? अंत्यानुप्रास। इस प्रकार अनुप्रास अलंकार के भी 5 भेद होते हैं, अनंत्यानुप्रास, छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, लाटानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास। तो फिलहाल आपको बताना है कि इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार तो है, किंतु अनुप्रास का कौन सा भेद है? अनुप्रास अलंकार भी 5 प्रकार का होता है, इसमें से कौन सा भेद होगा? चलिए राइट आंसर की बात कर लें दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जिन भी विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया दोस्तों आपका वृत्तानुप्रास, या दोस्तों वृत्तानुप्रास। देखो वृत्तानुप्रास का मतलब ये होता है कि वर्णों की आवृत्ति इस प्रकार से होना कि पूरा एक वृत्त बन जाए। क्या बोल रहा हूं? वर्णों की आवृत्ति इस प्रकार से होना कि पूरा एक वृत्त बन जाए। तो बताइए यदि कोई वर्ण 2 से अधिक बार आता है, यदि कोई वर्ण 2 से अधिक बार आता है तो वहां पर क्या होगा? वृत्तानुप्रास होगा। यदि कोई वर्ण 2 से अधिक बार आता है तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? वृत्तानुप्रास होगा। जिससे बताइए चारों चंद्र की चंचल किरण में एक बार च यहाँ पर आया है, फिर यहाँ पर आया है और यहाँ पर आया है। बताइए 2 से क्या है आपका? ये अधिक बार आया है। इसी प्रकार आगे बात कर लें, यदि आगे बात कर लें यहाँ पर ल, यहाँ पर ल, यहाँ पर ल, ये भी क्या है? 2 से अधिक बार आया है। तो आपको ध्यान में रखना है कि वृत्तानुप्रास की परिभाषा कहती है, वृत्तानुप्रास की परिभाषा कहती है कि जब वर्णों की आवृत्ति 2 से अधिक बार होती है, और सीक्वेंस जरूरी नहीं है दोस्तों कि इसी क्रम में हो, जरूरी नहीं कि क्रम से हो, तो बस इतना ध्यान में रख लेना कि जब वर्णों की आवृत्ति 2 से अधिक बार होती है, जैसे यहाँ पर च की आवृत्ति 3 बार और ल की आवृत्ति 3 बार हो रही है, तो ऐसी स्थिति में कौन सा अलंकार बनता है दोस्तों? वृत्तानुप्रास अलंकार बनता है। ऐसी स्थिति में दोस्तों वृत्तानुप्रास अलंकार बनता है। अच्छा, कई बार दोस्तों ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, यह पंक्तियां प्रसिद्ध किस कवि की हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। आपने स्कूल टाइम में पढ़ी होगी कविता चारों चंद्र की चंचल किरणें, ये किस प्रसिद्ध कवि की रचना है? जी हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। चारों चंद्र की चंचल किरणें पूरी पंक्ति में आपको सुना देता हूं। ये दोस्तों पंचवटी, जो पंचवटी खंडकाव्य है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है, उसी के अंश से ली गई है। तो मैथिली शरण गुप्त की एक कविता है कि चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलतल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरुवी मंद पवन के झोंकों से। तो इस प्रकार आपने ये पंक्तियां दोस्तों स्कूल टाइम में पढ़ी होगी। चलिए, तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा कि चारों चंद्र की चंचल किरणें मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं, मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं ये, और इसमें कौन सा अलंकार है? वृत्तानुप्रास। चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया क्या? तुम यह काम मत करो, तुम यह काम मत करो में कौन सा वाक्य है? अब बताइए यह प्रश्न देने का मेरा उद्देश्य क्या है, क्योंकि 80% लोग इसमें भ्रमित हो जाते हैं दो ऑप्शनों को लेकर कि सर इसमें कौन सा होगा। तो पहले आप कोशिश कीजिए, तुम यह काम मत करो, यह कौन सा वाक्य है? क्या इसमें आज्ञा दी जा रही है,
निषेध किया जा रहा है। निषेध मतलब क्या होता है? नकारना या मना करना। यहाँ पर आज्ञा देने वाला वाक्य है, बताइए क्या आज्ञा दी जा रही है कि तुम यह काम मत करो, या फिर निषेध किया जा रहा है, या नेगेटिव सेंटेंस है, या फिर विधिवाचक है, या संकेतवाचक? मुझे बताइए क्या इस वाक्य से आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी को संकेत दे रहे हैं? अच्छा, विधिवाचक आपके लिए नया हो सकता है,